बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 11th क्लास की हिस्ट्री कवर करने जा रहे हैं। उसमें हम अब तक 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया था। बाकी हमने जो और पॉइंट कवर कर लिए थे, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ लिया था और दूसरा एक मेसोपोटामिया का भूगोल है, उसमें लास्ट हमने डिस्कशन किया था इस टॉपिक पे। तो हमने देखा था कि हम किसकी बात कर रहे थे हिस्ट्री में 11th की में, कि हम एक शहर देख रहे थे, सिटी देख रहे थे, जहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले वहाँ पर आपको अर्बन एरियाज विकसित हुए थे। मतलब वहाँ राइटिंग जो एक्टिविटीज स्टार्ट हुई थी, मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सिटी डेवलप हुआ था, लेखन कला जहाँ पर थी, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उनमें हमने देखा कि जो आपकी जो आपकी सभ्यताएं हैं, वो प्राचीन जो कल्चर हैं, एंशिएंट कल्चर, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो उनमें सबसे पहले हमने जो देख रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले वाली जो कौन सी थी, मेसोपोटामिया। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसका हम इंट्रोडक्शन कवर कर चुके थे और उसका हम भूगोल जो जोग्राफिकली वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट था, किस तरह से बटा हुआ था। दो हमने इम्पोर्टेंट जो नदियाँ हैं, दजला और फरात, उनके बारे में पढ़ा था। जो टिग्रिस और जो आपकी वो थी यूफ्रेट नदी थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उनको हिंदी में दजला और फरात भी कहते हैं, ठीक है। तो वो हमने देखा कि वो कहाँ स्टैब्लिश थी, जैसे कहाँ पर हैं, और उनका जो उसके आसपास का एरिया कैसे था, डेवलप था या कल्टीवेटेड था, किस तरह का था, हिल स्टेशन वगैरह। हम तो मतलब एक तरह से पूरा ओवरव्यू हम मेसोपोटामिया का क्या देख चुके थे, ज्योग्राफी देख चुके थे। जो आज हम कवर करेंगे वो ये देखेंगे कि जो वहाँ की सिटी लाइफ है उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। मतलब वहाँ पर जो सिटी लाइफ है, या हम कह सकते हैं जो शहरी जीवन है, वो कैसे डेवलप हुआ था। अब आप देखोगे कि आप सोचोगे कि यहाँ पर जो डेवलप्ड जो आपके रूरल एरियाज थे, मतलब गांव वगैरह, उन्हीं की वजह से सिटी एरिया डेवलप रहा होगा। ऐसा नहीं है कि यही नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर इतने समृद्ध जो वहाँ पर गांव थे इसीलिए वहाँ पर शहर डेवलप हुए। और ज़रूरी नहीं है कि जो शहर है वहाँ एक बहुत बड़ी लेवल पर, मतलब एक पब्लिक रह रही थी, जनसंख्या रह रही थी, इस वजह से ही। मतलब सिटीज़ में क्या होता है कि जो लोग रहते हैं उसके साथ साथ और अदर एक्टिविटी होती है। अब अगर देखो एक बड़ी लेवल पर अगर पब्लिक रह रही है बट वहाँ और जो एग्रीकल्चर के अलावा और एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो एक तरह से रूरल एरिया है, वो आपको मतलब एक ग्रामीण एरिया है। यहाँ शहर से मतलब है कि मतलब जहाँ लोग रह भी रहे हैं जो बड़े एक तरह से बड़ी संख्या में, बड़े अमाउंट में, और दूसरा वहाँ पर क्या है, अदर एक्टिविटियाँ भी हो रही हैं, और एक्टिविटी और गतिविधियाँ जो हो रही हैं और जो काम हो रहे हैं खेती के अलावा, जैसे आपका प्रोडक्शन हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आप जो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो ऐसी और जो एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी जो आपके अलग जो चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, तो वो सारी एक्टिविटी एक तरह से क्या है, शहर बनाती है, सिटी बनाती है। नहीं तो अदरवाइज वहाँ पे देखो आप पॉपुलेशन रह रही है और वहाँ ये कृषि के अलावा और जो एक्टिविटियाँ नहीं हो रही है, तो वो एक आप उसे अर्बन एरिया नहीं कह सकते, मतलब सिटी नहीं कह सकते, वो एक तरह से रूरल एरिया है, मतलब आपका ग्रामीण एरिया है। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो देखेंगे कि जो मेसोपोटामिया जो था वो कैसे, मतलब एक तरह से सिटी की तरफ डेवलप होता चला गया, मतलब एक सिटी बनता चला गया। मतलब क्या क्या एक्टिविटियाँ होना शुरू हो गई थी वहाँ पर, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, किन चीज़ों की शुरुआत हो गई थी, ये सारा कुछ हम इस वाले टॉपिक में देखेंगे। आइए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। शहरीकरण का महत्व, की जो शहरीकरण है या अर्बनाइजेशन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते। देखो जो मैं अभी जस्ट आपको समझा रही थी कि सिर्फ ये नहीं है कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जहाँ रहे वही शहर हो, शहर में अदर एक्टिविटी भी होती है, इकोनॉमिकली जो एक्टिविटियाँ होती हैं अदर, वो भी हम मतलब क्या है उनमें देखते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त, कि मतलब कोई ऐसी इकोनॉमी हो या ऐसी अर्थव्यवस्था हो जहां लोग क्या करते हैं कि जो खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य जो गतिविधियां हैं वो विकसित होने लगती हैं, तो किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व क्या है, बढ़ जाता है। देखो क्या होता है, अब आपने देखा शुरुआत में जो हमने पढ़ा था उसकी भौगोलिक स्थिति पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग मतलब आपने देखा जो रेगिस्तानी एरिया जो था
जहाँ डेजर्ट था वहाँ लोग रह रहे थे, स्टे कर रहे। रीज़न क्या था जबकि वहाँ पर डेजर्ट था? रीज़न ये था कि जो वहाँ दजला फराज जो नदियाँ, उनके द्वारा जो उनके सीमेंट्स और पार्टिकल्स लाए जाते थे बहाकर, मतलब एक डेल्टा बनाया जाता था, तो वो वहाँ बनाया जाता था, जिससे क्या है प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, उत्पादन ज़्यादा होता था। तो वहाँ एक तरह से डेवलप्ड आप कह सकते हो रूरल एरियाज था वहाँ पे। तो ठीक है, जहाँ मतलब प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ देखो। शुरुआत में जो मनुष्य है, मतलब आपने देखा ऊपर की तरफ हम नर्दर्न एरिया की तरफ जाते तो वहाँ हिल स्टेशन है, हिल मतलब हाइट है, मतलब वो हाइट पे तो वहाँ आप देखोगे कि घास ही घास मतलब थी। तो वहाँ पर वो उनका जो काम था वो क्या था, पशुपालन, और वो जो यही चीज़ें थी उन्हीं पे डिपेंड थे। वहाँ एग्रीकल्चर नहीं थी वहाँ पे। वहाँ क्या था कि जो पशुपालन से लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। आप नीचे देखोगे, जब नीचे सदर्न एरिया की तरफ आते हो तो वहाँ आपको काफ़ी मतलब अमाउंट में एक तरह से आपको खेती करते हुए लोग नजर आएंगे। तो वही चीज़ है कि ये जब चीज़ें डेवलप होने लगी, अब देखो शुरुआत में मानव क्या करेगा, खाने के लिए प्रोडक्शन करेगा। जैसे आप मतलब जिनको बहुत मतलब याद हो तो एक बार रिकॉल करो 6th क्लास की हिस्ट्री की शुरुआत में जो आप मनुष्य है। देखो हम 11th और 12th की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें क्या है, हमारी हिस्ट्री वही होती है जो हमने 6 to 10 तक पढ़ी है। बस क्या है कि वो एक ब्रॉड रूप होता है, उसको हम ब्रॉड कर चुके होते हैं, और हमको वहीं से मतलब वहाँ हमें मतलब अमाउंट कह सकते हैं लिटिल, मतलब थोड़ा देते हैं कि ताकि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग कि इतना आप पढ़ो। 11th में उसको ब्रॉड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अब आप डेवलप्ड हो चुके हो, आपका जो माइंड है डेवलप हो चुका है, तो आपको और हम इससे ज़्यादा कैपेसिटी है आपकी एक्सेप्ट करने की, तो हम ज़्यादा देते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ चीज़ें वही, आप 6th क्लास की NCERT, आप 6th क्लास का हिस्ट्री याद करो, वहाँ से रिकॉर्ड की मनुष्य ने कैसे रहना इस्टेब्लिश होना शुरू किया था, वो सारी चीज़ें, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ो आप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब क्या है, मनुष्य शुरुआत में वो रह रहा है और सिर्फ खाने के लिए पैदा हो रहा है, लेकिन जब वो प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगेगा, वहाँ उत्पादन बढ़ने लगेगा, तो क्या है, वो उसे स्टोर करेगा, फिर वो उसे उसके अकॉर्डिंग उसको बेचेगा, या कुछ और जो उससे रिलेटेड एक्टिविटियाँ वो करना शुरू होगा, तो अदर एक्टिविटियाँ भी होना शुरू होंगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिटी है, शहर है, वो सिर्फ वह स्थान नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रह रहे हैं। शहर का मीनिंग है कि वहाँ इनके अलावा, लोगों के रहने के अलावा, और अदर जो इकोनॉमिकली जो एक्टिविटियाँ हो रही हैं, जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपका जो बिजनेस हो रहा है, आप कुछ मतलब और वर्क कर रहे हो, वहाँ वो सारा आपको क्या है, एक सिटी बनाता है, एक शहर बनाता है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोग कस्बों में इकट्ठा रहना इसके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। क्या मतलब, धीरे धीरे आप देखोगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर और गतिविधियां होने शुरू हो जाएंगी, तो क्या है, वहाँ लोग ज़्यादा आकर रहने लगेंगे। आप देखोगे जो लोग क्या होते हैं, गांव से, रूरल एरिया से सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जाते हैं। रीज़न क्या है कि देखो, एक जो एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में मतलब उनको काम होता है कि हाँ, इस टाइम हम फसल बोएंगे, इस टाइम हम उसमें निराई गुड़ाई चलेगी, इस टाइम हम क्रॉप्स को काटेंगे। तो मतलब गैप आता है, इस बीच में गैप भी चलता है। तो उस बीच जो गैप में वर्क क्या करें, काम करें, तो लोग काम की तलाश में इधर। तो देखो आप ये देख रहे हो ना कि वहाँ काम कैसे मिल रहा है, वहाँ एक्चुअल में क्या है, अदर एक्टिविटियाँ भी हो रही हैं। वहाँ ये चीज़ भी होती है, प्रोडक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, एग्रीकल्चर जैसा कुछ, लेकिन वहाँ क्या है, इसके अलावा अदर एक्टिविटी भी हो रही है। तो लोग क्या है, कई बार क्या होता है, जब वहाँ उन्हें अच्छा वर्क मिल जाता है तो वहीं वो रहना शुरू कर लेते हैं, परमानेंट रहना। तो वहाँ मतलब क्या है, एक तरह से जनसंख्या घनत्व जो होता है, जो आपकी जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है, मतलब वहाँ लोग ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं। आप खुद सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ जितना दिल्ली में किसी जगह पे एरिया में लोग रह रहे हैं, वहाँ किसी आप गांव में जाके देखो, उस एरिया में, उतने एरिया में बहुत कम घर मिलेंगे, वहाँ कम पॉपुलेशन मिलेगी, क्योंकि वहाँ लोगों का जनसंख्या घनत्व होता है कम है। आजकल लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं काम देखने के लिए, और मतलब क्योंकि रोजगार की कमी है, तो इस चक्कर में वो लोग गाँव की तरफ। तो यहाँ वो क्या कह रहा है कि जब मतलब वहाँ उन्होंने देखा कि प्रोडक्शन बढ़ने लगा, अतिरिक्त और एक्टिविटी होने लगी, तो लोग जो जनसंख्या है वहाँ बढ़ने लगी। फिर उसके फलस्वरूप क्या हुआ, वहाँ कस्बे बसने लगे, और ऐसी परिस्थितियों में क्या लोग इकट्ठे होने लगे, वो उनके लिए फ़ायदेमंद ही सिद्ध हुआ, उन्हें काम भी मिलने लगा।
विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा कि मतलब जो मेन वजह क्या थी, या हम कह सकते हैं कि विशेषताएं क्या थी, इसको अंडरलाइन कर लेना कि क्या क्या रीज़न था कि वहाँ सिटीज़ में लोग रहने लगे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार भी था, बिजनेस भी था, प्रोडक्शन भी था, उत्पादन भी था, और तरह तरह की जो सेवाएं थी वो भी थी। जैसे सेवाएं मतलब आप एक तरह से सेवाओं में ले सकते हो, जैसे डॉक्टर है वो सेवा देने का काम कर रहा है, टीचर है वो भी एक सेवा दे रहा है, या और जो भी मतलब एक तरह से बैंक में लोग बैंकर जो भी हैं वो भी आपको सेवा देने के काम, तो मतलब अदर जो काम है, तो उसी तरह से वहाँ पे अलग लोग होते थे, मतलब सेवा का एक लेवल अलग था ना। मतलब अब ये तो नहीं ये कहोगे कि मैडम उस टाइम तो ये डॉक्टर वगैरह, देखो वहाँ पर वो जो हकीम वैद वगैरह जो भी हैं वो तो थे ना, चीज़ें शुरुआत में थी, लेकिन उनकी फॉर्मेशन मतलब अलग थी कि उस टाइम में अलग चीज़ें अलग तरीके से होती थी, लेकिन होती तो वही सारी चीज़ें थी। तो यहाँ मतलब सेवाएं भी थी। यहाँ जब हम सेवा की बात कर रहे थे, सेवा से मतलब हम वो चीज़, या हम कह सकते हैं वो पार्ट, जैसे आपने याद हो तो आपने इकोनॉमिक्स में जो 9th क्लास में एक चैप्टर है, मतलब वहाँ से हम सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, प्राइमरी और आपका सेकेंडरी और थर्ड जो टेरिटरी होता है, जो टेरिटरी में ये सारी एक्टिविटी होती है जो सेवा से रिलेटेड आती हैं सारी। तो सेवा मतलब ऐसा वर्क जिसमें हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके सेवा वाले में आ जाएंगी। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना है। देखो ये लाइन का मतलब है कि जो नगर के लोग हैं खुद पे इंडिपेंड नहीं थे। रीज़न क्या था कि देखो उनको गांव पे डिपेंड होना पड़ता था कि वहाँ जैसे खेती नहीं की जा रही थी, वहाँ मतलब जो और अदर एक्टिविटियाँ हो रही थी, तो उनको गांव पे या और चीज़ों के लिए, कि जैसे मान लो अगर कोई आप एक कपड़ा बना रहे हो, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो कपड़ा है, मान लो मैं एक कपड़ा खरीदने जाऊँ, मतलब किसी एक शॉप पे जा रही हूँ, मुझे कपड़ा खरीदना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो शॉप पे चली गई, लेकिन वो शॉप पे जो कपड़ा प्रिपेयर हो क्या है आपको क्या पता वो कैसे आया है। हो सकता है जिस शॉप से मैंने खरीदा वो होलसेलर से लाया हो, फिर होलसेलर क्या पता उसे फैक्ट्री से लाया है, फिर वो फैक्ट्री वाला उसके पास जो रॉ मटेरियल है या जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से लाया होगा, वो खेतों से ही, किसान ने ही तो पैदा करी होगा, जो भी कॉटन वगैरह है जो भी है। तो आप देख रहे हो एक पूरी चेन बन रही है, तो मतलब वो कह सकते हैं कि वो डिपेंड थे, उन पर क्या थे, आश्रित थे। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता था, लेन देन चलता रहता था। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाला, अब यहाँ आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि आप एक पत्थर की एक मूर्ति बनाओ, उसमें आप देखो कि पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने आपको एक देखो कपड़े का बताया, यहाँ ये एग्जाम्पल जो दे रहा है वो एक पत्थर की मूर्ति की दे रहा है, वो मुद्रा की दे रहा है कि जो आपकी मोहरे वगैरह मुद्राएं जो होती थी, सील एक तरह से उसकी दे रहा है। तो उस सील को आप देखो कि उस पर उकेरने के लिए, मतलब उसको बनाने के लिए आपको कांसे के जो औजार हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब वह स्वयं, अब जिससे आप औजार लाओगे वो स्वयं औजार तो नहीं बनाता, वो जो औजार बनाता है वो कहीं और से, मतलब आपका जो भी है जो आपको कह सकते हैं कांसे की जहाँ से आता होगा वहाँ से, क्योंकि माइनिंग का काम तो वो करता नहीं है, खुदाई का काम तो वो वहाँ से लाता होगा, फिर वो वहाँ से लेकर के उसको बनाता होगा, फिर उस पर उकेरने वाला भी अलग मिलेगा आपको, वो होना चाहिए। कहीं से आप पत्थर लाओगे, तो सोचो यहाँ आप क्या कर रहे हो कि बहुत सारे लोग एक ही काम में इन्वॉल्व हैं और वो क्या है, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ आप क्या कह सकते हो कि श्रम का विभाजन हो रहा है, काम का विभाजन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कि कोई एक वर्क नहीं कर रहा, उसमें बहुत सारे लोग क्या है, इंक्लूड है, शामिल हैं। आप भी आज भी देखोगे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तब मतलब एक चैन की तरह काम होते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो सिटी था वो खुद पर आत्म डिपेंड नहीं था, मतलब आत्मनिर्भर नहीं था, उसको भी मतलब डिपेंड रहना पड़ता था, जैसे या तो जो और चीज़ों नगरों के और लोगों पर या फिर गाँव में, इन सब पे उन्हें क्या होना पड़ता था, डिपेंड होना पड़ता था। आ जाते हैं इस पे। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की जरूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता है और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्रा के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर या कहाँ से प्राप्त होगा। मतलब वो ये भी नहीं पता कि जो इस मुद्रा में जो आवश्यक रंगीन पत्थर यूज हो रहा है वो कहाँ से मिलेगा, उसे कुछ नहीं पता इस बारे में।
इसकी विशेषज्ञता जो है, विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काकाशी, मतलब जो उस पर नक्काकाशी वाला वो होता है जो उस पर उकेरने का काम करता है, जो बनाने का, यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। मतलब वो जो कह रहा है कि उसका सिर्फ काम ये है कि उस पर नक्काकाशी कर रहा है, वो बना रहा है, उसे नहीं पता कि ये जो औजार है ये कहाँ से बना, किसने बनाया, इसमें धातु कहाँ से आई, ये पत्थर कहाँ से आया, उसे कुछ नहीं पता। उसे अपने काम का पता है कि मैं बस इस पर उकेरने का काम कर रहा हूँ। वह व्यापार करना नहीं जानता, मतलब उसे ये भी नहीं पता बिजनेस कैसे करते हैं, कि मतलब लाना ले जाना देना है क्या है, मतलब वो अपना काम कर रहा है। बिजनेस करने वाले अपने अलग हैं, जो व्यापार करने वाले। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तावा या रांगा जो है वो लाने के लिए खुद बाजार नहीं जाता, कि मतलब जो कांसे के बर्तन बना रहा है या औजार बना रहा है वो भी ये सारी धातु वगैरह लेने के लिए बाहर नहीं जाता, वो भी मंगवाता ही है वो सारी चीज़ें। तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कांसा होता क्या है। तो ये जो कांसा है दो धातुओं से मिलकर बना है। एक तावा, तावा तो लोग सब जानते होंगे, जो वायर आपने देखा होगा, जो अपने बिजली वाले जो लाइट वाले वायर होते हैं उनमें भी यूज़ होता है, आपने तांबा देखा होगा, कुछ लोगों के घर में बर्तन भी होंगे तांबे के। और एक होता है जिसे टिन कहते हैं हम, और मतलब उसको रांगा भी कहते हैं, ये उसी का नाम है। तो इन दोनों को मिलाकर, जो टिन और तांबे को मिलाकर जो धातु बनती है, जो मेटल बनता है आपका, वो क्या होता है, आपका कांसा बनता है। तो वो जो कांसे के औजार बनाने वाला, उसको भी नहीं पता कि कहाँ से ये मतलब तांबा आया होगा, कहाँ से टिन आया होगा, कैसे ये कांसे को बनाया होगा। उसे सिर्फ कांसा मिला है, क्योंकि वो माइनिंग का काम तो कर नहीं रहा, खुदाई का काम तो कर नहीं रहा कि उसे मतलब कांसा उसको पता हो कहाँ से आया हो। वो बस उसका काम है कि उनके पास कांसा आ गया और उसे बस औजार बनाना है। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की ज़रूरत रहती है, और उसे क्या है, अब लकड़ी के कोयले की भी ज़रूरत है, उसका भी अरेंजमेंट कहीं और से होगा। तो इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ये पूरा आप देख लेना। वो आपसे पूछे कि अगर श्रम विभाजन की क्या विशेषता है, तो आप ये एक तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि यहाँ किस तरह से जो काम का विभाजन किया जाता था या डिवाइडेशन कैसे था। ये इधर एक हम जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे उसी का पार्ट है, वो पढ़ लेते हैं। इधर हम जो मैंने कहा था ना कि एनसीईआरटी का कोई भी बॉक्स नहीं छूटना चाहिए। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर का निर्माण कांस्य युग यानी 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। देखो इसको आप ज़रूर अंडरलाइन करना कि जो मेसोपोटामिया का प्राचीन नगर है उसको क्या है, एक तरह से कांस्य युग कहा गया। और ये कब की बात हो रही है, 3000 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। अब यहाँ इसको कांसे, क्योंकि एक्चुअल में क्या था उस टाइम, कांसा जो धातु थी या जो कांसा मेटल था उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, मतलब औजार बनाने में, बर्तन में, इनमें। तो इसलिए इस युग का नाम उन्होंने क्या कर दिया, कांस्य युग रख दिया था। ये जिस टाइम पीरियड में कांसे का यूज़ हो रहा था। अब ये जो कांसा है वो किससे बनाया जाता था, कांसा तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगवाई जाती थी। अब मतलब ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें वहीं मतलब मेसोपोटामिया में वहीं मिल गई हो आपको। इसको बनाने के लिए जो भी धातुएं थी वो दूर दूर से मंगवाई जाती थी। बढ़ाई का काम करने वाले, मनकों में छेद करने वाले, मतलब जो बढ़ाई का काम करते हैं, मतलब जो एक तरह से मतलब जो नक्काकाशी का काम एक तरह से वो करते थे, उनको अलग बुलाया जाता था। मनकों में छेद करने वाले जो होते थे वो अलग होते थे। पत्थर की मुद्राएं, मतलब उकेरने की, जो पत्थर पे मुद्राओं को उकेरने का काम करते थे वो अलग होते थे। फर्नीचरों में जड़ने वाले अलग होते थे। सीपी काटने वाले अलग होते थे। आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मतलब इन सारे कामों के लिए धातु के औजारों की तो जरूरत पड़ती थी, और ये सब लोग अलग होते थे। मेसोपोटामिया हथियार भी कांसे के ही होते थे। मतलब यहाँ के जो औजार तो सारे कांसे के थे ही थे, लेकिन यहाँ जो हथियार भी यूज हो रहे थे वो किसके थे, कांसे के थे। उदाहरण के लिए जो भालों की नोक होती थी ना, जो भाले वगैरह यूज कर, अब उस टाइम में देखो गन वन तो थी नहीं, उस टाइम भाले और यही आपके तलवार वगैरह ये सारी चीजें चल रही थी। खास करके भाला भी वो शिकार, क्योंकि भाला एक ऐसी चीज थी कि जो हम कहते हैं ना कि शुरुआत का मानव, अर्ली जो मैन उसकी बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक बार मतलब वो फेंक के मारने वाला, क्योंकि जानवर होता था तो उसे वो फेंक के मार के निशाना लगाता था, जिससे कि वो क्या कर ले, मतलब उसका शिकार कर ले। तो उसको उस तरीके के हथियार बनाने थे उस टाइम। जैसे आपने देखा होगा तीर कमान जैसे यूज करते थे। अब वो ये तो है नहीं कि तलवार या गन उस टाइम होती थी कि कहीं से भी निशाना लगा लो।
तो ये भाले वगैरह बनते थे ज़्यादातर। तो इन भालों की जो नॉब बनाई जाती थी वो उनमें क्या है, यही जो धातु है वो यूज़ होती थी, कांसा की ही बनती थी। तो ये मतलब ये इसलिए बताया कि ये सारी चीज़ें क्यों बन रही है, क्योंकि वहाँ जो उस युग को क्या है, कांस्य युग कहा गया था। यहाँ एक और आप एग्जाम्पल देखोगे, एक मूर्ति देखोगे, उसका अभी आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना भी जरूरी है। देखो अब हमने क्या देखा कि जो शहरी व्यवस्था है उसमें मतलब लोग काफ़ी मात्रा में रह रहे हैं, वो एक उसकी विशेषता हो गई। दूसरा, वहाँ काम का विभाजन हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है कि लोग मतलब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे उसमें अलग अलग हैं। इस तरह से वहाँ एक जो सामाजिक संगठन भी ज़रूरी था, मतलब जैसे कि हर काम को करने के लिए अब उनके क्या है, बेनिफिट के लिए एक संगठन भी तो ज़रूरी है जो मतलब बोल सके उसके, जैसे व्यापार के संगठन बनाए जाते थे और सारी चीज़ें। अब क्या होगा, जब ये संगठन भी बनेंगे तो ये क्या है, उनके जो रिकॉर्ड भी रखने लगेंगे। रिकॉर्ड रखने की वजह से क्या है, यहाँ पर राइटिंग भी शुरू हो जाएगी, आपका यहाँ लेखन कला भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो आप देखो कैसे ये एक आप वहाँ से जा रहे हो रूरल एरिया से एक अर्बन की तरफ विकसित हो रहे हो, और आप देख रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती जा रही हैं। आप यहाँ मतलब काम का डिवाइडेशन देख लिया आपने, फिर आप देखोगे कि ये सोशल ग्रुप्स बनना शुरू हो जाएंगे आपके, और फिर वो क्या है, उन चीज़ों को एक्टिविटियों को रिकॉर्ड करने लगेंगे, मतलब लिखने लगेंगे। फिर आप देखोगे कि हाँ लेखन कला विकसित हो जाएगी आपकी। तो हम क्या करें, एक अर्बन की तरफ जा रहे हैं। ये अर्बन की विशेषता है, मतलब शहरीकरण की विशेषता है कि वहाँ पर ये सारी एक्टिविटियाँ होती हैं कि कृषि के अलावा जो एक्टिविटियाँ होती हैं वो। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी ज़रूरी है। शहरी विनिर्माताओं, जो विनिर्माता मतलब जो ये प्रोडक्शन के जो बनाने का काम करते थे, मतलब बाकी चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर से जो चीज़ें कच्चा माल मिल गया, फिर उसको एक जो आपके यूज़ का मतलब एक तरह से तैयार माल बनाना, वो लोग विनिर्माण में आते थे, ठीक है, जो एक तरह से इन चीज़ों का प्रोडक्शन करते थे। विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, क्योंकि वो ये सारा कच्चा माल लेंगे तभी तो कोई चीज़ बनाएंगे, लकड़ी आदि ज़रूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती थी। मतलब जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, जो लोग विनिर्माता थे, मैन्युफैक्चर करते थे किसी चीज़ को, जैसे मान लो मैं एक शर्ट बना रही हूँ, तो वो शर्ट के लिए मुझे कपड़ा कहाँ से लूँगी, मतलब मैं कॉटन कहाँ से आएगा, वर्कर्स कहाँ से आएंगे, मशीनें कहाँ से आएंगी, किस तरह से मैं बनाऊँगी, तो वो मतलब मैं एक जगह से अवेलेबल नहीं होगी। मुझे क्या, मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तभी मैं शर्ट बनाऊँगी, मतलब मैं वेट करूँगी कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे पास हो उस दिन मैं शर्ट बनाऊँगी, नहीं, मैं वो अरेंजमेंट करूँगी। और ये सारे काम करने वाले अलग अलग लोग होंगे जिनके लिए संगठन, अब इनके लिए ग्रुप भी बने हुए हैं, इनके संगठन भी बने हुए हैं। जैसे संगठित व्यापार है, भंडार की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थ गांव में आता है। देखो आप क्या देखोगे कि गांव से ही शहरों में ये खाद्य पदार्थ वगैरह आते हैं, तो उनके भंडारण भी रहते हैं, उनके संग्रह और वितरण के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। अब इन सब का कोई ना कोई अरेंजमेंट तो करेगा कि स्टोर करने का काम कौन करेगा, उसे लाने ले जाने का काम कौन करेगा। तो यही क्या है, हमारे एक सामाजिक संगठन कह सकते हैं कि मतलब जैसे जो आपके लाने ले जाने का काम कौन है, आपके व्यापारी कर रहे हैं, बिजनेसमैन कर रहे हैं, तो उनका ग्रुप है। उस तरह से जो भंडार स्टोर करने का काम जो लोग कर रहे हैं, किसान या जो भी हैं, तो वो एक ग्रुप बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ क्या है, सामाजिक संगठन भी बने हुए थे। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बिठाना पड़ता था। मतलब ये चीज़ें तो होती थी, और भी जो एक्टिविटी होती थी उनमें भी इनको आपस में तालमेल बिठाना पड़ता था। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए होते थे। अगर कोई मुद्रा काट रहा है, मतलब मुद्रा काटना मतलब मुद्रा जो बनाने का काम, जिसे हम क्या है, सील कहते हैं, मोहर बनाने का, तो वो जो पत्थर ही नहीं, मतलब उन्हें तराशने के लिए और औजार या बर्तन, मतलब ये सारी चीज़ें भी तो चाहिए होंगी, तो उनका भी अरेंजमेंट होना चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते होंगे। अब मतलब ये जो एक्टिविटी होगी, बनाने का काम करना, लाना ले जाना, तो इनमें कोई तो उन्हें ऑर्डर कर रहा होगा, कोई उन ऑर्डरों को फॉलो कर रहा होगा। तो यहाँ आप देखोगे कि वो चीज़ आ रही है कि एक जो सोसाइटी बन रही है, और उस सोसाइटी में मतलब हम किसी का आदेश मान रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं।
कुछ लोग आदेश देते हैं, दूसरा उनका क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी जो अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब भी लिखना। मैंने कहा था ना, देखो यहाँ से राइटिंग मतलब स्टार्ट हो जाएगी आपको। क्यों? अब ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब भी उन्हें रखना पड़ा, तो यहाँ से राइटिंग चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ मैंने कहा था एक और एग्जाम्पल आपको मिलेगा, जो हमने ऊपर देखा था वो एग्जाम्पल एक मोहर का जो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है, एक बारका का शीर्ष दे रखा है, मतलब सिर की फोटो है, और आपको ये बताया जा रहा है कि उसको बनाने में क्या क्या चीज़ें लगी थी और कितने, मतलब यहाँ आप एक श्रम का विभाजन देख सकते हो कि सिर्फ एक वो जो सर है उसको बनाने में कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा, किन किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहा, वो चीज़ें कहाँ से आई। और ये उस टाइम की बहुत खूबसूरत प्रतिमा है, उस टाइम की वर्ल्ड फेमस कह सकते हैं, विश्व सुंदरी रही होंगी। ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बाकी जो भी है उस टाइम में जो ये मूर्तियाँ वगैरह मतलब था, तो वहाँ की ये सबसे बेस्ट कह सकते हैं, विश्व प्रसिद्ध जो है प्रतिमा है। ठीक है, तो ये 3000, अब ये है कब की, तो ये जिस हिसाब से हमें मिली है खुदाई में, जो खुदाई चली होगी 7-8 हज़ार पहले, तो यहाँ आप 3000 ईस्वी पूर्व आपका जो उरुक नगर था, उर और मारी नगर, मैंने कहा था ना, इन दो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी ये आप देख रहे हो कि जो उर नगर था वहाँ से ये आपको प्रतिमा मिली थी 3000 ईस्वी पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से हम 3000 और पीछे चले जाते हैं। तब उर नगर में स्त्री का एक सिर, ये सब, और सोचो आप वहाँ उस टाइम में सफ़ेद संगमरमर से इसको तराशा गया था। ताजमहल तो अब बनाया आपके मुगलों के टाइम में, आप सोचोगे उस टाइम देखो संगमरमर यूज हो रहा, तो आप एक आइडिया भी लगा सकते हो कि मतलब यहाँ अदर कंट्रियों से भी इनके क्या थे, लिंक थे, बिजनेस चल रहा था कि कौन सी चीज़ कहीं और से आती थी। अब ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ वहाँ मिल जाती थी, तो हो सकता है ये संगमरमर इंडिया से मंगवाया हो या जो भी है। तो ये जो सिर बनाया गया था ये सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी जो आंखें थी वहाँ पे जो क्रम से जो यहाँ ये आप देख रहे हो इनकी, एक मिनट, जो इसकी आंखें जो बनाई गई थी यहाँ पर, ये जो यूज़ किया गया था, यहाँ इनकी आंखें बनाने के लिए उनको नीला करने के लिए एक नीला पत्थर होता था जिसे लाजवर्ड कहते थे, उसको यूज़ किया गया था आंखें बनाने के लिए इसकी, और जो ये भौएं ये जो बनाने के लिए इस तरह से। और सफ़ेद सीपी, मतलब जो अंदर का जो ये बना होगा वो उसको सफ़ेद सीपी से बनाए गए थे। काले डामर की जो जड़ाई की गई थी, इस पर एक तरह से जड़ा गया था इसको, मतलब एक जड़ना मतलब एक तरह से डेकोरेट करना। ठीक है, सिर के ऊपर का जो खांचा बनाया गया था, शायद ये जो आप देख रहे हो एक खांचा बन रखा है ये वाला, ये जो सिर के ऊपर, आज के टाइम में तो हमारी भौहें अलग अलग हो रखी है ना, ये इस तरह से जो सांचा बनाए हैं ये शायद मूर्ति में इसलिए बनाया गया होगा कि वो डेकोरेट करने के लिए एक, मतलब कोई भी उस टाइप का गहना वगैरह पहनते होंगे तो उस वजह से इसको बनाया गया होगा। तो सिर के ऊपर एक सांचा बनाया गया है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। ये जो नमूना है इसको अंडरलाइन भी कर लेना, ये विश्व प्रसिद्ध नमूना है उस टाइम का मूर्ति कला का, कि इस तरह की जो बनावट थी। इसके जो मुख है आप उसको देखो, ठोड़ी देखो, हालांकि ये जो आपको डैमेज दिख रहा है, ये टूटी हुई नाक वगैरह ये दिख रही है, हो सकता है जब खुदाई उदाई करी हो तो लग गया होगा पत्थर वत्थर तब टूटी होगी, अदरवाइज देखो जिस टाइम इसे बनाया होगा कितनी खूबसूरत रही होगी ये। अब इतने 3000 ईस्वी साल पूर्व की बात कर रहे हो आप, मतलब जो ईसा का जन्म है जिसका हम कहते हैं ना 2021, मतलब वो चल रहा है आपका 23, तो 2000 वो लगा लो, फिर उससे पहले के 3000 साल पर आ रहे हो, वो 6-7 साल हजार पुराना आप देखो ये चीज़ जो आपकी मिल रही है। तो और हो सकता है वो उससे भी पहले बनाई गई हो, ये तो हमें तब मिली है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो कितनी खूबसूरत मतलब उस टाइम रही होगी। इसका मुख, ठोड़ी, इसके गालों को सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसा कठोर पत्थर पर तराशा गया, मतलब एक ऐसे स्ट्रॉन्ग या कठोर पत्थर पर तराशा गया जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा, मतलब वो पत्थर जो है यहाँ मेसोपोटामिया में नहीं मिला होगा, बहुत दूर से उस पत्थर को लाना पड़ा होगा। तो पत्थर लाने के लिए इस मूर्ति के निर्माण में और उसके विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा। हो सकता है जो बनाने वाले हो, इस तरह से जो बनाते हो मूर्ति को, बनाने वाले, उकेरने वाले, उनका योगदान रहा हो। और भी पता नहीं कौन कौन सी, जो ये आपका नीला लाजवर्द है वो पता नहीं कहाँ से लाए होंगे, और भी जो भी चीज़ें इंक्लूड हुई होंगी वो कहीं से। तो वो एक एग्जाम्पल दे रहे कि यहाँ पर क्या था कि श्रम का डिवाइडेशन था, विभाजन था, मतलब काम बटा हुआ था, मतलब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, बट चुका था।
शहरों में ये चीज़ें होना शुरू हो गई। यहीं से क्या है, आपका अर्बनाइजेशन की स्टार्ट हो जाती है, मतलब चीज़ें स्टार्ट, और आप देखोगे अब लेखन कला जो आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगी। हमारा टॉपिक ये वाला यहीं कब ख़त्म होता है। अगला जो टॉपिक है शहरों में माल की आवाजाही की, जो शहरों में माल जो आवाजाही है वो कैसे होता था, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरी वीडियो जो इससे पहले वाले जो 2 पार्ट लोगों ने नहीं देखे आप लोगों ने, तो आप प्लीज़ पहले उनको विजिट करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें। कोई दिक्कत हो, जो भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं आए समझ में, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। बाकी बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आप तक क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।